नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी कहानी बहू बेटियां। ये मेरी सबसे बड़ी भाभी है, मेरे सबसे बड़े भाई की सबसे बड़ी बीवी। इससे मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि मेरे भाई की खुदा न करे बहुत सी बीवियां हैं। वैसे अगर आप इस तरह से उभर कर सवाल करें तो मेरे भाई की कोई बीवी नहीं और अब तक वो कुंवारा है, उसकी रूह कुमारी है। वैसे दुनिया की नजरों में वो बड़ी भाभी का खुदाए मजाजी है और पौन दर्जन बच्चों का बाप है। उसकी शादी हुई, दूल्हा बना, घोड़े पर चढ़ा, दुल्हन को घर लाकर पलंग पर बिठाया, फिर पास ही खुद भी बैठ गया और जब से बराबर बैठ रहा है। लेकिन तसव्वुफ की बातें समझने वालों को ही मालूम है कि वो कुंवारा है और सदा ही कुंवारा रहेगा। उसका दिल न ब्याह सका और न कभी ब्याह सकेगा। वो न कभी दूल्हा बना, न घोड़े पर चढ़ा, न दुल्हन को लाया, न उसके संग बैठा उठा। वो तो उसका बाप था जिसने उसका ब्याह तय किया। ऐरे गहरे नथु खैरे की राय से वो बगावत के बुखार में झुलसता रहा मगर चू न कर सका, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाप के हाथ बड़े तगड़े हैं और जूते उससे भी तगड़े। इसलिए उसने बेहतर समझा कि वो शहीद तो हो ही रहा है, जूते से शहीद ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा वो दूल्हा बना और सहरे के पीछे ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि एक और सहरा बंधा है जो उसके अरमानों के खून में डूबे हुए आंसुओं से गूंथा गया है, जिसमें उसकी ना सुनाई देने वाली सिसकियां पौरी हुई हैं, जिसमें उसके मसले हुए जज्बात और कुचली हुई मसरतें बंधी हुई हैं। वो घोड़ों पर नहीं चढ़ा, उसकी मैयत माँ बाप की हठ धर्मी के घोड़े पर लटका दी गई। वो अपनी दुल्हन नहीं लाया, बल्कि वो माँ बाप की दुल्हन थी, उन्हीं की ब्याहता थी। मगर एक मजबूत बेटे की तरह बिना अल्लाह जारी के वो दुल्हन के पास भी गया, उसका घूंघट भी हटाया। मगर वो यही इरादा कर चुका था कि वो खुद वहां नहीं, ये उसका बाप है जो उस दुल्हन का दूल्हा है। मगर चूंकि मेरी भाभी उस वक्त बड़ी न थी, मेरा मतलब है जिस्मानी तौर पर वो दुबली पतली और नाजुक सी छोकरी थी, इसलिए एक लम्हे को मेरे बड़े भाई का जिस्म उससे ब्याह गया। लेकिन बहुत जल्दी ही वो दुबली पतली औरत बढ़ना शुरू हुई और चंद ही साल में वो फूल फाल कर बेतुके गोश्त का ढेर बन गई। मेरे भाई ने उसके ऊपर चढ़ते हुए गोश्त को ना रोका, उसकी जूती रोकी। वो उसकी थी कौन, लेकिन वो बच्चे, उसके माँ बाप के बच्चे, जिन्हें वो कभी भूले न छूता, तादाद में बढ़ते रहे, नाके सड़सड़ाते, मैली टांगे उछालते, ववेला मचाते। मगर मेरे भाई के दिल के दरवाजे वैसे ही बंद रहे, वो वैसा ही कंवारा और बांझ रहा। मेरी भाभी कुछ ऐसी इन मरहलों में फंसी कि उसने उलट कर भी भैया की तरफ न देखा। जैसे कहती हूँ, मैं तो पहले सास ससुर की बहू हूँ, ननद की भावज हूँ, बच्चों की अम्मा हूँ, नौकर की मालिक हूँ, मोहल्ले टोले की बहू बेटी हूँ, फिर अगर वक्त मिला तो तुम्हारी बीवी भी बन जाऊंगी। भैया को इस तरह साजे की हांडी बड़ी फीकी, सीटी और बेमजा लगती और उनसे अपना दिल संभाल कर उठाया, बिजरे रेजे समेटे और तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसने कितने ही आस्थानों पर इस चकनाचूर शीशे के टुकड़े को जाकर रखा, मगर कोई मरहम, कोई दवा ऐसी न मिली जो इन रेजों को जोड़ देती। इसलिए अब भी अपना दिल कंवारा लिए फिर रहा है, किसी दिल वाली की तलाश में। उसने दिल वालियों को रंडियों के कोठे पर ढूंढा, गंदी गलियों में घूमने वाली टकहाइयों में तलाश किया, रेडियो स्टेशन पर गाने वाली हसीनाओं और आर्टिस्टों में टटोला, अस्पतालों की नर्सों में भी जुस्तजू की, फिल्मी परियों की गुफाओं में भी भटका और एक्स्ट्रा लड़कियों के झुरमुट में भी झांका। जाहिल गांव की गवारियों, सड़क की कूटने वालियों, मछेरनों और भटियारिनों के आगे भी हाथ फैलाया। ड्राइंग रूम में उगने वाली और बॉल रूम में भी थिरकने वाली शरीफ जादियों से भी भीख मांगी, मगर उसके दिल वाली कहीं न मिली। लाखों ही घूंघट उलट पलट डाले, मगर वही औरत, वही सास ससुर की बहू, वही उनके ही बाल बच्चों की माँ दिखाई दी। मेरी भाभी सबसे बड़ी सही, मगर ज्यादा अक्लमंद हरगिज नहीं। उसने मियाँ को झूठे बहलावे कभी नहीं दिए। जैसे पहली ही रात को वो समझ गई कि अपनी जान घुसाना हिमाकत है, इन तिलों से तेल न निकलेगा और दुनिया से जी कड़वा करके काले कल्लूटे टेढ़े भैंगे बच्चों को खुद ब खुद उसके पेट में तामीर होते रहे। वो तो उबकाइयां लेने और वधज बनने के सिवा कुछ भी न करती रही, और ये बच्चे मेरे भैया के इंतकाम लेने का मुहीद आला साबित हुए। जब नाक चाटते, नंग धड़ंग बिसूरते हुए केचुए किसी महफिल या पार्टी में मेरे भैया को छू देते तो वे ऐसे उछल पड़ते जैसे बिच्छू ने चटक लिया हो। और जब कभी भूले से कोई अहमक मेहमान घर में घिर जाता
तो यही तहजीब और नफासत के कातिल, अदब और सलीके के दुश्मन उनकी छाती पर कोदो दल उनको डूब मरने की तरकीबें दिया करते हैं। इसके अलावा घर में मैले बिछौने, मैले फर्श और छीछा लेदर बर्तन एक नफीस दिमाग रूह को अब्दी मरघट में सुलाने के लिए काफी न पाकर मेरी भाभी ने जुमला तरकीबों की खुश गुफ्ताखियों में जुर्रा नुस्खे इस्तेमाल करके आने जाने या मुस्तकिल रहने में शौकीन रिश्तेदारों का सिलसिला भी मुनक्ते कर दिया। इसीलिए तो बेचारा दिल वाली की तलाश में जर जमीन लुटाता फिरता है। कभी कभी कोई महबूबा दिल नवाज मौका पाकर उसका फर्नीचर फरोख्त कर ले, मकान पगड़ी पर उठाकर हत्ता कि उसके कपड़े भी अपने नए आशिक के लिए लेकर भाग जाती है और वो फिर वैसा ही लंडोरा और यतीम रह जाता है। वैसे भी उसे इश्क रास नहीं आता जहाँ के लोग आवारगी करते हैं, पर घंटियां किसी के गले में नहीं लटक जाती। वो तो अगर भूले से किसी की तरफ मुस्कुराकर भी देख लिया तो वो औरत फौरन हामिला ही हो जाती है और उसकी जान पर एक अदद तोहफा नाजिल कर देती है, जिसे वो बिल्ली के गू की तरह छुपाता फिरता है। वो अपने जायज बच्चों से जरा नहीं शर्माता, मगर उनकी इल्लतों से इसकी इज्जत पर फर्क आने का खौफ है। वो बड़ा बाइज्जत है ना। वो अपनी इस मुसीबत को दुनिया की सबसे बड़ी आफत समझता है। जब उसके दिल की दुनिया उजाड़ पड़ी है तो लोगों को भूख, महंगाई और बेकारी जैसी बेमसरफ चीजों के बारे में कुछ सोचने का क्या हक है। दिल है तो सब कुछ है। आप समझेंगे कि वो कोई जिनसी मरीज है, औरत का भूखा है। जी नहीं, उस जालिम औरत की वजह से तो उसे 12 सदीद किस्म की बदहजमी भी हो चुकी है। तो बात दरअसल ये है कि वो ऐसे माहौल की पैदाइश है जहाँ गमे दुनिया को गमे उकबा की आड़ में छुपाना सिखाया जाता है, जहाँ हर जिस्मानी महरूमी का इल्जाम नसीब के सर और रूहानी तिगनी का ठेका माशूक के जिम्मे। वो किस्मत के पीछे डंडा लेकर पड़ा हुआ है। एक दिन उसे नसीब कहीं दुबका हुआ मिल जाएगा और वो उसका सर पास पास कर देगा। फिर वो होगा और उसकी महबूबा। लेकिन उसे इतना भी नहीं मालूम कि उसका नसीब उसकी पीठ पर बैठा है और उसकी चर्बी चढ़ी हुई आंखों को कभी नजर नहीं आएगी और उनके कड़वे कुसैले माँ बाप और फरसुदा निजाम के साये में पौन दर्जन बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। आने वाली पौध उग रही है और जिंदगियां साँचों में ढल रही हैं, ना मालूम मंजिल तक घिसटने के लिए, दुनिया की तलखी अफलाज की पाल पोस करने के लिए। ये मेरी दूसरी भाभी है, मेरे भाई की अनमोल दुल्हन। इसकी किस्मत का चमकता दमकता सूरज, इसकी मशे राह मेरा बड़ा भाई ही तकदीर वाला है। उसने एक गरीब घर में जन्म लिया। सर्दियों की अधमरी रोशनी में पड़कर एक दिन रोशन सितारे की तरह जगमगाया और एक बड़ी सी मछली आई और उसे साबित निकल गई। जूं ही उसने अव्वल नंबरों से बीए पास किया, नवाब घुम्मन की नजरे इल्तिफात उस पर पड़ गई। न जाने किधर से रिश्ते नाते जोड़ तोड़कर प्रोफेसरों के जरिए कांटा मारा और देखते ही देखते एक छोड़ 1000 जान से उस पर फरेफ्ता हो गए। फिर उसे अपनी सबसे चहेती बांदी की सबसे लाडली बेटी को बख्श दिया। बांदा 13 फुट के, मगर एक तरफ तो थी नवाबजादी और इंग्लैंड जाने का खर्चा और दूसरी तरफ खूसट बाप और अपाहिज माँ और बिन ब्याही बहनों की पलटन और अध बड़े भाइयों की फौज। जाहिर है कि बाजी बड़े हल्क वाली मछली के हाथ रही और बाकियां जो के मुंह देखती रह गई। चट मंगनी पट ब्याह, अम्मा को समदन बनने का शौक, बहनों की नेक उड़ाने की तमन्ना दिल ही दिल में रह गई और पूत पतंगा बनकर 7 समंदर पार उड़ गया। अम्मा ने जी पर पत्थर रख लिया था कि बला से हड्डी नीचे है तो जहेज ही उसे आंसू बुझ जाएंगे। माशाअल्लाह इतने सामान से पलटन के 2-4 सिपाही तो लैस हो जाएंगे। दूल्हे की सलामी से ही 2-3 भाइयों की नाव पार उतर जाएगी। मगर सारे अरमान, सारे हौसले फिर से उड़ गए जब नवाब की एक कोठी दुल्हन का मायका और दूसरी ससुराल बनी और बहू एक कोठी से दूसरी कोठी को ब्याह गई। इंग्लैंड से लौटकर दूल्हा ब्याह कर ससुराल चला गया और अम्मा बाबा नए सिरे से दूसरा पौधा सींचने पर जुट गए। फिर किसी दिन इस पौधे के चिकने चिकने पात किसी बागवान को नजर आ गए तो वो भी उसे इस घूरे से समेटकर अपने सर हाउस में ले जाकर रख देगा और अम्मा बाबा एड़िया रगड़ते आखिर मंजिल को जाकर पकड़ रहेंगे। अब ये पहला पौधा अपने ससुर की रियासत में किसी मुफ्त खोरों वाले ओहदे पर फाइज है। इलावा तनख्वाह के मोटर, घोड़ा गाड़ी, कोठी, बंगला, नौकर चाकर और एक अदद नवाबजादी उसे मिली हुई है।
सुबह उठकर दरबार में 3 सलाब झाड़ चुकने के बाद वो दिन भर पड़ा कोठी में एड़ता है। कभी कभी उसे ऐसा मालूम होता है जैसे उसकी हैसियत अल्फाजे नस्ल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सांड से ज्यादा नहीं, जो थान पर बंधा उगली हुई कह की जुगाली किए जा रहा है। उसकी बीवी यानी नवाबजादी कभी उसके गलीच घर न आती, मगर उस बूढ़े बाप के दुनिया की जंग से अजीज आकर हथियार डाल दिए। वो तो अपने पूरे ताम झाम के 2 घड़ी को आई। उस वक्त बेचारे नवाबी दामाद की शर्म के मारे बुरी हालत हो गई। जैसे ही गवर्नर वायसराय की सवारी आ रही हो तो एक सांप से सड़क सुनकर झाड़ियां लगा दी जाती हैं, ताकि वायसराय समझे कि सारा मुल्क ऐसा ही साफ और झाड़ियों से सजा हुआ है। इस तरह सारा घर कूड़ा करकट नजरों से ओझल कर दिया गया। मैयत उठने से पहले ही नवाबजादी उठकर चल दी और साथ साथ वो दामाद भी। मगर बड़े हसाल दिल का मालिक है, वो सब कुछ समझता है और उसके दिल पर बर्फ के घूंसे हरदम लगा करते हैं। इसलिए वो जल्द अजल्द इस माहौल में समोने की कोशिश करता रहता है और खुद फरामोशी के लिए शराब पीता है। तब तो सब कुछ भूल जाता है। ये भी भूल जाता है कि सुहाने मौसम आगे हैं और आसपास की रियासतों के रंगीन मिजाज सैरो शिकार को आ जा रहे हैं। उसकी बीवी दूसरी नवाबजादियों की तरह हिरनी बनकर चौकड़ियां भर रही है। वो खुद 3 सलाम झाड़ रहा है। आरामदेह कमरे में सरों पैर से बेखबर पड़ा है। अब तो उसे अपनी रफीके जिंदगी की आंखों में से गुजरते हुए भी सवाल नहीं जगा सकते। वो यही तो कहती है कि तुम्हारा मसरफ क्या है। मेरे बाप की जल्दबाजी ने तुम्हें इस जन्नत तरजी में ला डाला है। जो ये ना होता तो जूतियां चटखाते फिरते। ऐसे मौकों पर उसका जी चाहता है कि वो दुनिया को दोनों हाथों से उठाकर पटके, मगर वो इस ख्याल को अपने दिमाग में जड़ पकड़ने से पहले ही उखाड़ फेंकता है। दुनिया जानती है कि वो इंग्लैंड में कोई डिग्री या डिप्लोमा तो ला न सका। उसके जाते ही साहबजादी साहिबा को दिल के दौरे पड़ने लगे और उन्होंने रो रो कर उसे वापस बुलवा लिया। इसलिए बेचारे की हालत ऐसी नीम पुख्त रोटी जैसी है जो कब्ल अज वक्त तवे से फिसल कर घी में आन गिरी हो। ऊपर से काहिली और बेकारी की फफूंद ने उसे और भी बेमसरफ बना दिया है। वो एयर कंडीशन कमरों में सो सोकर अपनी पुरानी कच्ची खपरेल से कांपने लगा है। फ्लश का आदी होकर उसे गलीच कच्चे संडास के ख्याल से बुखार चढ़ता है। इसकी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर टिमटिमाता है, जिसे पकड़ने के लिए वो आवारा बगुले की तरह सरगर्दा है। और जब वो बहुत थक जाता है तो गुस्से में आकर विस्की की मिकदार पैक में दोगुनी करके पुरसुकूर जमाइयां लेने लगता है। यही उसकी कश्मकश है और यही जिंदगी की जिद्दोजहद। नमक की कान में जाकर वो भी तो नमक का खम्मा बन चुका है। जब इन नमक के कानों पर फावड़ा की चोट पड़ेगी तो उनके परखच्चे उड़कर रोटियों में गूंद डाले जाएंगे और इस खालिस नमक के तोंदे की रोटी नमकीन नहीं बल्कि किरकिरी होगी। फिर उसकी किरकिरी रोटी का निवाला भी थूक दिया जाएगा। मेरी एक भाभी और भी है। ये तालीम याफ्ता कहलाती है। उसे ये कामयाब बीबी बनने की मुकम्मल तामील मिली है। वो सितार बजा सकती है, पेंटिंग कर सकती है, टेनिस खेलने, मोटर चलाने और घोड़े की सवारी में मस्साकी है। बच्चों की परवरिश आया के बगैर खूबी करवा सकती है। बायक वक्त 100-150 मेहमानों की आओ भगत कर सकती है। मेरा मतलब है बहरा लोग को अपनी निगरानी में लेकर बड़े लाड प्यार से उसकी कॉन्वेंट में तरबियत हुई और जब खुदा रखे सीने बलूक को पहुंची तो उसके रोशन ख्याल वालदेन ने उनके हुजूर को होनहार उम्मीदवारों की एक रेजिमेंट को पेश होने की इजाजत दे दी। उनमें ICS भी थे और PCS भी, हसीन और तालीम याफ्ता भी थे, खूबसूरत और दुधारी गायें भी, अशरफियों के थैलों के साथ साथ मुंह का मजा बदलने को कुछ आदीब भी और शायर भी। और फिर उसने कह दिया कि बेटी तेरी आंखें भी हैं और नाक भी, खूब ठोक बजाकर एक बकरा छांट ले। सो उसने खूब जांच पड़ताल कर अपने ही पल्ले का भारी भरकम चुन लिया और उस पर आशिक हो गई, जिसकी दाद उसने वालदेन ने अजीमो शान जहेज की सूरत में दी। लोग उस हंस हंसनी के जोड़े को रस्क की निगाहों से देखते हैं और वो भी शिद्दत उल्फत में बेताब होकर एक दूसरे को डार्लिंग कहते हैं। दोनों मियाँ बीबी एक ही फर्मे में बने हुए हैं। उनके मिजाज याकसा, पसंद और नापसंद याकसा, गरज हर बात याकसा हैं। दोनों एक ही कल्ब में मेंबर हैं। दोनों एक ही सोसाइटी के चहीदे फर्द, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। यही वजह है कि उन्हें एक दूसरे में इतनी शदीद किस्त की नफरत है। वो महीनों एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, फुर्सत ही नहीं मिलती।
मियाँ एक दूसरे के आला अफसर की बीवी से मशहूर व माशूफ किस्त का इश्क चल रहा है और बीवी उसके एक हम अस्त्र से मानूस है। उसकी बीवी अपनी सहेली के मियाँ से अटकी हुई है। ये सहेली एक सार्जन के दामे उल्फत में गिरफ्तार है, जिसकी अपनी बीवी एक बोझल से सेठ के पास रहती है, जिसकी अपनी पुरानी चेचक रू बीवी मैनेजर से उलझी हुई है, जो एंग्लो इंडियन लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो मिलिट्री के 9 उम्र, उन्हें छोड़िए भी क्या फायदा दखल दर माकुलात से। मेरे बाल नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास, मेरा उस्तरा घसियारे के पास। इस तरह ये जंजीर एक हल्के के मुंह से दूसरे की दुम लिए दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है। मेरी भाभी भी इस जंजीर का एक हल्का है और वहां जब तक लटकी रहेगी तब तक जंजीर कुर्राए अर्ज को जकड़ी रहेगी। और मेरी तीसरी भाभी तो जंग की दुल्हन है। वो उस सड़क के मानिंद है जिस पर सब चलते हैं, उस छाओ की तरह है जो हर थके मांदे को अपनी आगोश में थपकियां देकर खुद फरामोशी से असबाब मुहैया करती है। वो साचे की हांडी है जो आखिर में चौराहे पर फूटेगी। वो जिन्हें मुंह का मजा बदलने के लिए नईमत खाने में माल मसाला रखने की तौफीक नहीं, वो इस सिलाए आम में फायदा उठाते हैं। वो रोज शाम को नए दूल्हा की दुल्हन बनती है और सुबह को बेवा हो जाती है। वो अपनी इन बहनों से खुशनसीब है जो अल्लाह की देन से एक शब में 10-12 बार दुल्हन बनती हैं, 10 बारातें चढ़ती हैं और 10 बार रांड होती हैं। बाज लोग नकचढ़ी पड़ोसनों की तरह उस पर टेढ़ी मेढ़ी नजरें डालती हैं। उनका ख्याल है कि वो कुछ नीच है, कोई गुनाह कर रही है, मगर खुद उसकी समझ में नहीं आता कि वो कौन सा पाप कर रही है। दुनिया में क्या नहीं बिकता और क्या नहीं खरीदा जाता। जो लोग उसे जिस्म बेचता देखकर इतना बिलबिला उठते हैं, क्या लोग पैसे की एवज में इतने दिमाग नहीं बेचते, अपने ख्यालात का सौदा नहीं करते, अपना जमीर नहीं बेचते। मासूमों का खून भी तो आटे में गूंथकर बिकता है। कारोबार का गाढ़ा पसीना भी तो कपड़े के थान रंग कर फरोख्त कर दिया जाता है। एक क्लर्क की पूरी जिंदगी 40 रुपया महीने पर बिक जाती है। एक टीचर की पूरी उम्र का सौदा उतने ही दामों पर हो जाता है। तो फिर उस जिस्म खाकी के लिए क्यों इतनी ले दें। और उनका बाप काले बाजार का मुअज्जिज सतून था। उनका भाई नाजायज जराए से नाजायज लोगों तक पहुंचाता था। उसका दूसरा भाई पुलिस का जिम्मेदार फर्द होते हुए भी गैर जिम्मेदाराना हरकतें किया करता था और दुनिया इन सबको जानते हुए भी इन्हें गले में लगाए बैठी है। तो भी तो आखिर इन्हीं में से एक है। जहां आवे का आवा टेढ़ा है वहां उसकी भी खपत होनी चाहिए। वो कोई पुस्त की रंडी नहीं। उसमें उसका क्या कसूर जो आर्ट की खिदमत करने फिल्म लाइन में गई और वहां से लोग न जाने कब और कैसे उसे धीरे धीरे इस कोने से खींच लाए। उसने यही तो किया। फिल्म स्टार बनने की खातिर हर आस्ताने पर सिर टिकाया। फाइनेंसर से लेकर एक्टर तक के घर की खाक छानते छानते वो खुद छलनी बन गई। इस गड़बड़ में वो ना जाने कौन सा रिहर्सल गलत कर गई तो बजाज आसमान फिल्म का दरख्शां सितारा बनने के वो यहाँ सड़क के किनारे टिमटिमाने लगी। यही नहीं कि उसने शादी न की हो, उसने उस कूचे की भी दस्त पैमाई करके देख लिया, मगर शादी के चंद ही महीने बाद उसका मियाँ हस्बे मालूम इधर उधर जाने लगा। वो शायद तंगी तुर्शी में भी गुजर लेती, मगर वो तो जितने पैर सिकोड़ती गई उतनी ही वो चादर कतरता गया। सिवाय बीबी बनने के उसे और कोई हुनर न आता था। वो चाहती तो 30-35 की उस्तानी गिरी कर लेती, मगर इतने रुपए में तो उसे शैम्पू का खर्च चलाने की भी आदत न थी, या अस्पताल की नर्स बनने की कोशिश करती और 60 रुपए की एवज खून पीप खांसी बुखार कैद दस्त और कलाबाजियां खाती। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि इस किस्म की हिमाकतों में जान खपाने का शौक उसमें खमील में हुलूत नहीं है। मजबूरन उसे फिल्म के दरवाजे का दस्तक देना पड़ी। रंगीन फिल्म हिंदुस्तान में बनती तो शायद उसका मैदा शहाब रंग कुछ बर्क पाशिया कर सकता, लेकिन इन काली सफेद फिल्मों में उसकी चौड़ी चकली नाक और धुली हुई आंखों ने उसकी लुटिया डुबो दी। 2-4 थकी हारी फिल्में बनाकर वो फाइनेंसर की आगोश में गिरकर डायरेक्टर के पास गई। वहां से फिसली तो हीरो और साइड हीरो के हत्थे चढ़ी। उसके बाद एक कैमरामैन लपका, वहां से जो टपकी तो गुमनामी में खिसक गई और जब आंख खुली तो उसने खुद को एक बाजारे हुस्न में मुवक्कल पाया, मगर वो अब बड़ी समझदार हो गई है। अपने ग्राहक को बड़ी होशियारी से नापती तौलती है।
अगर किसी दिन कोई मोटी मुर्गी, बदसूरत बीवी और गलीज बच्चों की हकाली हाथ आ गई तो वो उसे बड़ा मुस्तकिल ग्राहक बना डालेगी और सरकार से इस इस्तिकाल के लिए सर्टिफिकेट हासिल करके काले बाजार के आइंदा सुतून तामीर करना शुरू कर देगी। ये है आमो हवा के जानशीन। मगर ठहरिए, मेरी एक और भाभी है, पर वो न जाने कहाँ है। मैंने एक आध बार सिर्फ उनकी झलक देखी है। कभी उसके माथे पर ढलके हुए जरदार आंचल को देखा है, मगर उसे परचम बनते नहीं देखा। उनकी दूध ऐसी परेशानी पर मेहनत की अफसा चुन्नी देखी है, मगर इस अफसा में उर्दा, पीले, नीले सब रंग हैं और सुहाग की सुर्खी की झलक नजर नहीं आती। मैंने उनकी हसीन उंगलियां तो देखी हैं, मगर उन्हें उलझे बालों का पेचुक हम सुलझाते नहीं देखा। उनकी शामली शाम को शर्माते हुए जुल्फों की घटाएं देखी हैं, मगर उन्हें किसी के थके हुए शानों पर परेशान होते नहीं देखा। मैंने उनका चिकना मैदे की लोई जैसा पेट तो देखा है, मगर उसमें अभी नई उम्मीद के पौधे को परवान चढ़ते नहीं देखा। मैंने उनकी चितवनें देखी हैं, मगर उनमें शमशीर बनते नहीं देखा। सुनते हैं सुनहरे देशों में वो आन बसी हैं और माथे की अफसा अमर सुहाग का सिंदूर बन चुकी है। उनकी महकती हुई जुल्फें चौड़े चकले शानों पर बिखर रही हैं। उनकी पतली पतली उंगलियां उलझे बाल ही नहीं सुलझा रही हैं, बल्कि बंदूकों को कारतूस भर रही हैं और वो तलवारों की धार पर अपनी तीखी चितवनों से सान रख रही हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, यही बहुत करीब मेरे पड़ोस में तेलंगाना की अल्बेरिया जी वार जवानों की आरतियां उतार रही हैं और उनके हथियारों की अदीकत में फूल चढ़ाकर सिंदूर के टीके लगा रही हैं। मेरा इरादा है कि एक दिन मैं भी उस सरमेज पर जाऊंगी और उन सुहागनों के माथे पर थोड़ा सा सिंदूर मांग लाऊंगी और उसे अपनी मांग में रचाऊंगी और फिर वो मेरी चहेती भाभी मेरे देश के कोने कोने में आन बसेगी। मगर इन सास नंदों के डर से मेरी भाभी बनकर ना आ सकी तो मैं दावे से कहती हूँ कि वो मेरी बहू बनकर तो जरूर आएगी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी कहानी बहू बेटियां। कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।